अपने चॉइस के अकॉर्डिंग धर्म मानने का अधिकार है। आप अगर धर्म बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, एक बार बदलने के बाद दोबारा बदलना चाहें तब भी बदल सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये सब राइट्स आपको कहां से मिले? हमारे संविधान से, ठीक। और वहां पर भी ये मानवाधिकारों में भी ये चीजें शामिल की गई। हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द टर्म लाइफ मींस लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी। जीवन का जो मतलब है वो मानव गरिमा के साथ जीवन जीने से है। पशुवत जीवन को हम जीवन नहीं मानते। कल के समाज का निर्माण करने को आतुर हैं। हमें अपने अधिकारों का जो मौलिक अधिकार है उनको जानना बहुत आवश्यक है। जहाँ तक मेरी सोच है, शहर में तब भी अपने अधिकारों के लिए हम लोग कुछ सचेत हो रहे हैं, परंतु ग्रामीण अंचलों में अब भी क्या अधिकार है उनके प्रति चेतना नहीं है। पर इसके साथ ही मैं एक बात और कहूंगी कि अधिकारों को जान तो लेते हैं, परंतु उनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए। क्योंकि आजकल जो माहौल चल रहा है, बहुत ऐसे केसेस होते हैं जहाँ छोटे केसों में भी लोगों को फंसा दिया जाता है। वो बात की जागरूकता तो रखनी चाहिए, जैसे कि कोई गलत टिप्पणी कर रहा है वो भी हमें उसका ऑब्जेक्ट है, ये भी हमारा अधिकार है, ये मानव अधिकार है। गलत ना बोले ये भी हमारा अधिकार है। बाल मजदूरी करते हुए देखते हैं, उसके लिए भी जागरूक होना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। बाल मजदूरों के लिए भी आवाज उठाए, वो भी अधिकार है कि बाल मजदूरों से मजदूरी ना करवाई जाए। इसी श्रृंखला में आगे आने वाले समय में अरोड़ा जी हमारे मुख्य वक्ता हैं, लॉ डिपार्टमेंट से हैं, वार्षिक पॉलिसी और वो पूरी क्या करना चाहिए, क्या अधिकार है, उनसे आप सारी बातें सुनिए और उनको आप फॉलो करिए अपने जीवन में। सजग होना है, सचेत रहना है और जो भी आपके अधिकार है वो आपको मिलने चाहिए, इसके लिए अवेयरनेस आप में होनी चाहिए। अब मैं अपनी प्रिंसिपल मैम शर्मिला मैम को बुलाना चाहूँगी, आशीर्वाद वचन मानवाधिकार दिवस जो मना रहे हैं, इसको 1948 में, हालांकि इसमें रूप से अतुल अरोड़ा जी बताए, इसको रखा गया। साथ ही साथ इस वर्ष का इक्वेलिटी इसका विषय रखा गया है, इक्वेलिटी है। मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि हम अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें, दुरुपयोग ना करें, साथ साथ कर्तव्य भी
अधिकार का दूसरा पहलू है। ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम अधिकारों को जाने तो कर्तव्य के प्रति भी उतने ही सजग रहे। होता क्या है, हम अधिकार मांगते हैं, कर्तव्य भूल जाते हैं। देश के प्रति हमारा कर्तव्य सफाई स्वच्छता को ध्यान रखना, मताधिकार का उपयोग करना और विभिन्न प्रकार की जो राष्ट्रीय संपत्ति है उसको हानि न पहुंचाना, उसकी सुरक्षा करना, विभिन्न संस्थानों में रहते हुए अच्छे प्रकार से कार्य करना, बहुत सारे कर्तव्य जुड़े हैं। मैं यही चाहूंगी कि मेरी बेटियां बिल्कुल सक्षम नारी बने, है ना। नारी तुम क्या है, नारी शक्ति का प्रतीक। नारी वो शक्ति है, कहते हैं ना, नारी के अंदर बहुत अधिक शक्ति है, दो परिवारों का निर्माण करती है, समाज का निर्माण करती है। और कहा भी जाता है, एक नहीं दो मात्राएं, एक नहीं दो मात्राएं, नर से भारी नारी, नर से भारी नारी तो अपनी शक्ति को यही कारण है कि आज बेटियां हवाई जहाज भी उड़ा रही हैं, हमारी सीमाओं पर प्रहरी बन के भी खड़ी है और परिवार का भी बखूबी पालन पोषण कर रही है। तो हम अपनी शक्ति को जानें और उसको सही मार्ग पर ले जाएं, अधिकारों का दुरुपयोग ना करें, कभी भी किसी को गलत फंसाने के लिए गलत तरीके से इसका इस्तेमाल न करें, क्योंकि सदैव सत्य की विजय होती है। सत्य आपके अंदर होगा तो जीवन में आप आगे बढ़ती जाएंगी, कोई आपका रास्ता रोकने वाला नहीं है ना। मैंने आपको बताती भी हूँ, जो मंजिलों तक पहुंचे हैं भटका नहीं करते, जो राह में उलझे हैं पहुंचा नहीं करते, पहुंचा नहीं आपकी बात खत्म करूँ। जीवन की मुस्कान बनो तुम, जीवन की मुस्कान बनो तुम, फूल खिला दो क्यारी क्यारी, नई सफलता के सुमनों से महके जीवन की फुलवारी, महके जीवन की फुलवारी। और इतनी अच्छी बातें आप सबको बताई, तो मैं ये पूरी अपेक्षा करती हूँ आप सबसे कि आप इन सब बातों को अपने डॉक्टर लक्ष्मी ANU ड्राइंग एंड पेंटिंग डिपार्टमेंट अनुभव व्यक्त करने का ये मौका मुझे मिला, ये मेरे सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अध्यक्ष मुझे इसलिए के समझा, जहाँ मैं पढ़ती थी वहीं मुझे उसी मंच पर बोलने का मौका दिया, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हम तो बोलते रहते हैं, लेकिन यहाँ बोलना मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि यहाँ से मैंने एजुकेशन किया। मैं डॉक्टर लक्ष्मी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अध्यापिका हूँ। ये तो लोग कहते हैं, सबसे बड़ी बात मेरे क्वेश्चन भी मेरे मन में ये अक्सर होता है, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, कि मतलब हमारा अपना कोई घर नहीं है, लोगों का ऐसा मानना है किसका घर पर दूसरा घर है, और जब दूसरे घर चले जाते हैं, शादी हमारी हो जाती है, तो हम लोगों को बोला जाता है कि पराए घर से आई है, तो हमारा घर कहाँ है। तो इसी के लिए हमें लड़ना है, हमें अपना घर खुद से लेना है। हमें लोगों की बातें चली आ रही है, परंपराएं, उसके ऊपर नहीं चलना है कि हमारा कोई घर नहीं, क्यों नहीं है हमारा घर, यही ह्यूमन राइट्स है, ठीक है। इसी के लिए हमें अपना जो है लड़ना है और हमें अपने हक को अपने हिस्से में लेना है। मैं तो यही मानती हूँ कि लोगों का ये मानना है कि हमारा अपना कोई घर नहीं है, नहीं, हमारे बिना कोई घर नहीं है। जब हम ही नहीं है तो घर कहाँ से होगा। तो हमें अपने अधिकारों को समझना होगा, जो अत्याचार हम पे हो रहे हैं, हमें उनको जैसे चल रहा है वैसे नहीं चलना है, हमको अपने हक के लिए लड़ना है और अपने हक को ना मिले तो छीनना है। तुम वो ताकत हो, जिद पर आ जाओ तो घर को महल बना दो। तुम वो ताकत हो, जिद पर आ जाओ तो घर को महल बना दो। तुम वो शक्ति हो जिसने इस दुनिया को बनाया है। आपके बिना ये दुनिया नहीं है, आपकी वजह से ये दुनिया है। सहनशीलता की मिसाल हो आप। जिद पर आ जाओ तो कहानी बदल दो, जिद पर आ जाओ तो समय को भी बदल सकती हैं आप। वो ताकत है जो हर किसी में ताकत नहीं होती, वो सिर्फ एक लड़की में होती है। हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं आप, हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर के चल रही हैं आप। किसी से कम नहीं है, चाहे वो मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप में थोड़ा नहीं है, तो शारीरिक रूप से आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। उसके लिए आप मार्शल आर्ट सीखिए, योगा सीखिए, स्ट्रगल करिए, जो भी आपको शारीरिक रूप से भी जो कमजोरी है उसको खत्म करना है, ठीक है।
मैं अपना ही एग्जांपल देना चाहूँगी। आप जो चाहें वो कर सकती हैं। मैं भी एक छोटे से परिवार से बिलोंग करती हूँ, मैं एक गाँव से बिलोंग करती हूँ। मैं कोई बहुत अच्छी उस फैमिली से बहुत ज़्यादा बिलोंग नहीं करती, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं एक छोटे से गाँव से हूँ जहाँ पर लड़कियाँ नहीं पढ़ती थी, लड़कियों का एजुकेशन माहौल वहाँ नहीं था। वहाँ पर ऐसा होता था कि हाई स्कूल कर लिया, इंटर कर लिया, बस अब घर में बैठ जाओ, शादी हो गई, तुम्हारा घर हो गया, वही तुम्हारी लाइफ है, ऐसा वहाँ होता था। उस चीज़ को मैंने अपने चेंज किया। सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ चली आ रही थी, अंधविश्वास से कहूँगी मैं, कि हमारे यहाँ पे मतलब लड़कियों को गाँव से बाहर नहीं निकलना। जो गाँव में स्कूल है 10th तक है, वहीं तक आप पढ़ोगे, उसके बाद आपको बाहर नहीं निकलना है। इस चीज़ को मैंने चेंज किया। 10th 12th ग्रेजुएशन मैंने किया, उसके बाद मैंने एमयू में अप्लाई किया। एमयू मुझे डराया गया, लोगों ने भी डराया कि अरे तुम कहाँ कर पाओगी, वहाँ पे आपको नंबर लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कोचिंग करनी पड़ेगी और बहुत कुछ करना पड़ेगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। विदाउट किसी कोचिंग के, विदाउट किसी गाइडेंस के, मैंने अपने विद इन 1 वीक मैंने तैयारी की और BFA में फर्स्ट नंबर पे मेरा नंबर सबसे ऊपर था। फिर लोगों ने कहा ठीक है एडमिशन तो हो गया, करवा दिया होगा पापा ने, पैसे वैसे देके करवा दिया होगा, कोई बात नहीं, पास नहीं हो पाएंगे। फर्स्ट ईयर टॉप किया, सेकंड ईयर टॉप किया, थर्ड ईयर टॉप किया, हाईएस्ट मार्क्स थे मेरे क्लास में। उसके बाद मास्टर्स में अप्लाई किया, एमयू में अप्लाई किया, जामिया में अप्लाई किया, BHU में अप्लाई किया। अरे ऐसे ना, वहाँ BHU में ऐसा इतना आसान नहीं है नंबर लाना, एमयू में तो हो जाता है, अरे वहाँ इतना आसान नहीं है, DU में लाना आसान नहीं है। 4 जगह मैंने टेस्ट दिया, मास्टर्स के 4 जगह मेरा फर्स्ट नंबर मेरा नंबर था। तो ये होता है जज्बा, ये ऐसे नहीं हो जाता, वो आपको अपने अंदर एक जुनून पैदा करना पड़ेगा, आप लोगों को एक जिद ठानी पड़ेगी। भगवान ने मुझे भी फुलफिल बनाया है, हाथ भी है, पैर भी है, आँख भी, नाक भी, सब कुछ तो मेरे पास है, तो फिर क्यों नहीं होगा मेरा। तो जिद मेरे अंदर थी, कोई गाइडेंस नहीं था, किसी का कोई सपोर्ट नहीं था। उसके बाद फिर मास्टर 13 में कंप्लीट हुआ, 2013 में मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ। फिर मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, जॉब के लिए एमयू में ही अप्लाई किया। 2013 में फॉर्म्स निकले, क्या जॉब में नहीं हो सकता एमयू में, ऐसे कैसे नहीं हो सकता एमयू में। मेरा 2013 में मेरा सिलेक्शन हुआ और तब से ही मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कुछ हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। बस आपके अंदर जिद्द होनी चाहिए, आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए उसे करने का। कॉन्सेंट्रेशन पावर जो है आपकी एक वर्ड पे होनी चाहिए। आजकल क्या है, लोग भटक जाते हैं, ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी, वो नहीं, आपका सिर्फ एक एम होना चाहिए कि हमें ये बनना है, तो वो बनोगे 100%। मैं गारंटी देती हूँ इस चीज़ की। भटकना नहीं है आपको, किसी की बातों में आप लोगों को नहीं आना है। आजकल लोग उल्टी सीधी बातों पर जाते हैं। आपके जो मम्मी पापा, दुनिया में कोई भी इंसान आपको उतना प्यार नहीं कर सकता, तो वो जज्बा लेके आइए, अपने पेरेंट्स को कुछ करके दिखाइए। तो मैं बहुत टाइम हो चुका है, मैं अपने शब्दों को यहीं समाप्त करना चाहूंगी। हम युवा देश की ताकत है, परिवर्तन करके मानेंगे, ये जज्बा अपने अंदर रखिए। हम युवा देश की ताकत है, परिवर्तन करके मानेंगे, कर देंगे ऐसे काम जिन्हें सभी का पता जानेंगे। जिन्होंने अपने प्रयासों से सफलता अर्जित की, तो बहुत सही बात है ये कि अगर ठान लें कुछ करने के लिए, इरादा बिल्कुल पक्का हो और हमारी मेहनत सच्ची हो, तो आप अपने एम से कभी भी दूर नहीं रह सकते। I would like to wish to everyone present here a very happy International Human Rights Day. हम सभी लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं, एनिवर्सरीज मनाते हैं, ये एक डिफरेंट कल्चर है। लेकिन शायद ये जो हम सेलिब्रेशंस करते हैं, जिसके लिए हम ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि आज हमारा बर्थडे है, सब बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उन लोगों को तो इस एज में लगता ही है हर चीज़ के लिए। लेकिन शायद हम वो जो सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, वो शायद आज इस 10 दिसंबर तारीख पर जो एक दिवस है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, इसकी वजह से कर पा रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट सेलिब्रेशन फॉर ऑल ऑफ अस। सो वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक प्रिंसिपल मैम, जो भी फिलहाल यहाँ नहीं है, डॉक्टर शर्मिला शर्मा, टू इनवाइट मी हियर एंड गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ओवर हियर ऑन दिस auspicious occasion of this
day, respected all the dignitaries on the dais and off the dais and all my dear students. जैसा कि अभी यहाँ पर पहले मेरे से पहले कई हमारे चीफ गेस्ट और कई स्पीकर्स यहाँ पर ह्यूमन राइट्स के बारे में थोड़ा कहकर गए हैं, लेकिन मुझे लगता है काफी चीजें उन लोगों ने बहुत थोड़े ही शब्दों में इंक्लूड कर दी है। जैसा भी मैडम ने बताया कि हमारा जो ये ह्यूमन राइट्स डे है, ये 10 दिसंबर 1948 को जो संयुक्त राष्ट्र संघ से एडॉप्ट किया गया था, जिसे हम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बोलते हैं, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, 10 दिसंबर 1948 को ये एडॉप्ट हुई और 1950 में हमने इन चीजों को एक्टिवेट कर दिया। वहां से लगभग हम आज तक अगर देखें तो 70 सालों से ज्यादा हम एक जर्नी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आज भी हम मूलभूत चीजों के लिए, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, बेसिक जो हमारे राइट्स हैं, उनके लिए आज भी हमारे सामने क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इतनी लंबी जर्नी क्रिएट करने के बाद भी अगर आज लोगों से पूछा जाए कि क्या आपको पता है कि व्हाट आर द ह्यूमन राइट्स, तो वो 1 मिनट सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। ये एक विडंबना है हम लोगों के लिए। 1948 का एक ऐसा समय था, बीइंग ए लॉ स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा इसको लीगल स्फीयर में जोड़ना चाहूंगा। 1948 का एक ऐसा समय था हमारा जब इंडिया भी इंडिपेंडेंस के फाइट के दौरान, क्योंकि वो कुछ समय पहले से फाइट चल रही थी, 1947 में हम लोग इंडिपेंडेंट हुए हैं। यूडीएचआर जो है ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, ये भी कोई एक दिन में नहीं बन गई, इस पर भी लंबी डिबेट चली, कई साल डिबेट चली। 1945 में ही यूएन का जो चार्टर है, यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है, वो अडॉप्ट किया गया था और उसके बाद ही ह्यूमन राइट्स की बात आई। इधर एक तरफ इंडिया अपनी स्ट्रगल के लिए, फ्रीडम की स्ट्रगल के लिए लड़ रहा था और उधर पूरे विश्व पटल पर मानवाधिकारों की बातें हो रही। ऐसा नहीं है कि भारतीयों का उसमें योगदान नहीं रहा, एक बड़े पैमाने पर भारतीयों का इस यूडीएचआर की क्रिएशन में भी बहुत बड़ा रोल रहा है, जिसमें कई नाम है, जिसमें कि विजयलक्ष्मी पंडित भी है, जो जवाहरलाल नेहरू इनकी सिस्टर थी। एक पॉइंट पर बहुत बेसिक अगर आप देखें तो डिफरेंस होता है। अगर मैं लीगल सेंस की बात करूं तो किसी भी वर्ड में अगर मैं लीगल सेंस में जाऊं तो उसका मीनिंग कुछ और होगा, और अगर मैं नॉन लीगल सेंस में जाऊं तो उसका मतलब बिल्कुल एकदम उसके अपोजिट भी हो सकता है। जैसे कि बहुत सिंपल वर्ड है लाइफ, ये भी एक हमारा बेसिक राइट है, राइट टू लाइफ। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास जीने का अधिकार है। अगर ये जीने का अधिकार हमारे पास ना हो तो शायद जो 302 आप पढ़ते हैं, हत्या, आईपीसी में एक अपराध होता है हत्या, वो अपराध ना हो। वो अपराध इसीलिए है क्योंकि आप किसी के जीने के अधिकार से वंचित उसको नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय टर्म लाइफ। अभी यहाँ पर डॉक्टर विभा वाजपेयी जी हैं, ये यहाँ पर बैठे हुए थे, तो अगर एक डॉक्टर से मैं पूछूं कि व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ, तो वो शायद नब्ज चेक कर लेंगे और बता देंगे कि सांसें चल रही हैं या नहीं चल रही। अगर सांसें नहीं चल रही हैं तो नो लाइफ, इज डेड। बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। लेकिन अगर मैं किसी एडवोकेट से, अगर किसी जूरिस्ट से, किसी जज से अगर मैं पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ, तो वो हो सकता है बताएं कि नब्ज तो चल रही है बट ही इज नॉट अलाइव। व्हाट इज द डिफरेंस? ये मैटर इतना छोटा नहीं है, इतना सिंपल नहीं है जो आप लोगों को मेरी बात सुन के लग रहा होगा। ये मैटर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लड़े गए हैं और तब एक केस हुआ है फ्रांसिस कॉरेली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द टर्म लाइफ मींस लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी। जीवन का जो मतलब है वो मानव गरिमा के साथ जीवन जीने से है। पशुवत जीवन को हम जीवन नहीं मानते। आप किसी व्यक्ति को खाना ना दें,
दें, उसके साथ ह्यूमन ट्रीटमेंट ना किया जाए, तो क्या वो लाइफ मानी जाएगी? अकॉर्डिंग टू मेडिकल टर्मिनोलॉजी दैट मे बी लाइफ, बिकॉज नब्ज तो चल रही है ना, लेकिन उसके राइट्स खत्म हो चुके। आपके पास अगर आपके राइट्स नहीं है तो लॉ की नजर में आपको जीवित नहीं माना। तो आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स। मैं अपने टॉपिक पर ही एम्फसाइज करूंगा मेनली कि व्हाट आर द ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स आर द राइट्स व्हिच आर अवेलेबल टू एवरी ह्यूमन बीइंग। इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए आपको कि आप इस कंट्री के हो, आपका रिलीजन ये होना चाहिए, आपका जेंडर ये होना चाहिए, नथिंग। इफ यू आर ए ह्यूमन देन यू हैव ह्यूमन राइट्स, दे आर इनहेरिटेड इन यू। आप खुद भी अगर चाहें तो अपने अधिकारों से अपने आप को खुद भी वंचित नहीं कर सकते। अगर किसी दूसरे पर्सन के पास आपको जान से ना मारने का अधिकार अगर आपके पास अवेलेबल है, तो ये राइट आपको अपने खिलाफ भी एक्सरसाइज करना होगा, बिकॉज अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज आल्सो एन ऑफेंस। आप आत्महत्या भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज देयर इज नो वेवर ऑफ राइट। आप अपने अधिकारों को त्याग नहीं सकते, ये तो आपको नेचर ने दिए हैं। ये जन्म और मरण हमने सिर्फ भगवान पर छोड़ दिया है। उनको जब जिसको सांस देनी है, जितनी देनी है वो देंगे। कानून आपकी पूरी रक्षा करता है, लेकिन कानून रक्षा कब करेगा? जब आप अवेयर होंगे। आपको अपने राइट्स के बारे में अवेयर भी होना पड़ेगा, सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, उनको प्राप्त करने के लिए। अभी पहली बात आई थी कि हम लोग अवेयर तो हो जाते हैं कि हाँ ये हमारा राइट है, लेकिन करते क्या है? आप मेट्रो ट्रेन में जाइए, आप बस में जाइए, बहुत जगह लिखा रहता है ऊपर सीट रिजर्व फॉर लेडीज, वहां जेंट्स बैठे हुए होते हैं, महिलाएं खड़े होकर जाती है, कहती नहीं है भैया उठ जाइए। क्यों? आपको पढ़ना नहीं आता? आपने पढ़ा है कि लिखा है सीट महिलाओं के लिए, फिर भी वहां पुरुष बैठे हुए। दिस इज योर राइट कि आप उनको चाहे तो उठा सकते हैं, लेकिन हम लोग जानकर भी अनजान बन जाते हैं। अरे छोड़ो, 10 मिनट का तो रास्ता ही है, अभी पहुंचे। क्यों? ये जो कॉम्प्रोमाइज करने की स्टेज हमारे मन में आ चुकी है ना, ये बड़ी घात है। हम हर चीज से कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं कि चलो कोई बात, घर में भी होता होगा, बाहर भी होता है। चीजों की शुरुआत अभी डॉक्टर साहब ने बताया था कि घर से ही होती है। लेसन्स भी देने होते हैं तो घर से ही मिलते हैं। माँ बाप, पहले टीचर माँ बाप ही होते हैं, तो वहां से जो हम लोगों को लेसन्स मिलते हैं, हम उन्हीं को बाहर जाकर एग्जीक्यूट करने की आदत डालते हैं। एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, जैसे भी मैडम ने अपना किस्सा सुनाया, तो कुछ लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी होते हैं, जिनके मन में कुछ गुजरने की तमन्ना होती है, वो ठानते हैं तो काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हम आज इस दिन पर इकट्ठे हुए हैं ह्यूमन राइट्स डे, तो मैं अगर इसको आपको अपने रेफरेंस में कहूं कि वैसे तो ये ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है, पूरी दुनिया में हर व्यक्ति के पास अधिकार अवेलेबल है। जब हमारा भी संविधान बना, उधर हमारा भी संविधान बनने का फेज यही था। जब 1947 में आजाद हुए तो लगभग 3 साल का समय संविधान बनने में लग गया। 3 साल का समय किस चीज में लगा हो? क्या लिखना, टाइप करना इतना लेंथी प्रोसेस है? नहीं है। सोचने और समझने में और डिस्कशन करने में टाइम निकल गया कि हम लोगों के लिए क्या चीज बेटर रहेगी, हमारे सिनेरियो के अकॉर्डिंग, हमारी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग। उस समय जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो हमारे संसाधन क्या थे, हम लोगों को किस तरह की चीजों की आदतें पड़ी हुई थी, हम गुलामी में जी रहे थे। उस समय सांस लेना बहुत बड़ी कामयाबी थी कि चलो जिंदा तो है। तो हमने पूरी दुनिया के संविधान उठाए, सभी के प्रावधानों को पढ़ा, एक एक पॉइंट पर डिस्कशन हुआ, और जो भारत के हिसाब से उन्हें अनुकूल लगा, किसको? हमारी संविधान सभा को, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उसमें बहुत सारे लोग थे, सैकड़ों लोग थे। तो उन लोगों को जो जो प्रोविजंस लगे कि इंडिया के अकॉर्डिंग होने चाहिए, वो रखे गए। लेकिन यूडीएचआर जो 1948 में अडॉप्ट कर लिया गया था, वो सेंटर पॉइंट था कि आपको इससे बाहर नहीं जाना है। अगर मैं कुछ ह्यूमन राइट्स की बात करूं,
फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे कि मैंने अभी नाम दिया राइट टू लाइफ, जो जो चीजें आप अपने साथ चाहते हैं कि हमारे साथ ये गलत ना हो, वो सब आपके राइट्स हैं। आप जीना चाहते हैं, आप डिग्निटी के साथ जीना चाहते हैं। आपको पता है डिग्निटी एक ऐसा टर्म है जो लगभग 150 भाषाओं में, अगर आप 150 देशों में चले जाएंगे तो डिग्निटी वर्ड सब जगह मिलेगा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं गरिमा। तो राइट टू लाइफ भी अपने आप में हमारा जो बेसिक कंसेप्ट था ह्यूमन राइट्स का, वहीं से आया है। क्या आप चाहेंगे आपके साथ टॉर्चर हो? नहीं चाहेंगे। तो ये भी हमारा क्या हो गया? ह्यूमन राइट हो गया। इसी तरीके से एजुकेशन है, लिबर्टी है, सिक्योरिटी है, ये सब क्या है? ये सब ह्यूमन राइट्स है। अगर मैं आपको किसी ऐसी चीज की सजा देना चाहूं जो कानून आज तक बना ही ना हो, तो आप क्या कहेंगे? हमारे साथ तो बहुत अनफेयर हो गया, ठीक है ना? तो ये भी हमारा क्या हो गया? ह्यूमन राइट हो गया कि अगर किसी चीज के लिए कोई कानून नहीं है तो हमें उस चीज के लिए पनिशमेंट भी नहीं मिलना चाहिए। हम एक्टिवा पर जा रहे थे और 2 लोग थे और 2 पे चालान काट दिया। क्यों काट दिया भाई? आप तीसरे पर तो चालान काटेंगे ना, ट्रिपलिंग नहीं करनी है। लेकिन अगर कानून आज बना दिया जाए कि एक्टिवा पर सिंगल ही जाएगा, जैसे कोरोना के दौरान नियम बना दिया गया, नेसेसिटी जो होती है इज द मदर ऑफ इन्वेंशन बोलते हैं। तो इसी तरीके से कानून में भी प्रिंसिपल लागू होता है कि जैसी हमें आवश्यकता लगती है हम वैसा कानून बना लेते हैं। उस समय पर सिंगल अलाउ कर दिया, क्यों? ताकि 2 लोग ना निकले घर से बाहर। तो अगर ये कानून आज भी बना दिया जाए तो अगले दिन चालान कट सकता है। तो ये भी हमारा क्या हो गया? बेसिक ह्यूमन राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत सारे राइट्स हैं। हमारा पूरा जो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक का पूरा जो मूल अधिकार है वो मानवाधिकारों के परिपेक्ष में ही बनाया गया है, जिसमें कि राइट टू इक्वलिटी भी आता है, समानता का अधिकार, जो हमारा इस बार 2021 की थीम भी यही है हमारी, इनइक्वलिटी, इक्वलिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वलिटीज, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। जो 2021 के हमारी ह्यूमन राइट्स की थीम है डे की आज की, वो यही है कि हमें असमानता को कम करना है, समानता को बढ़ाना है और मानवाधिकारों को और प्रचार प्रसार करना है, उनको बढ़ावा देना है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे पास राइट टू इक्वलिटी है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस क्यों दे रहा हूं? क्योंकि वो हमारे भारत का संविधान है, वो हम पर लागू है, हम लोग उससे गवर्न है। तो हम लोगों को पता है कि ह्यूमन राइट्स डे क्या हमारे लिए भी कामयाब है कि नहीं है। राइट टू फ्रीडम of speech and expression, which is also a fundamental right, ये भी UDHR में मेंशन है। फेयर ट्रायल, इनइक्वालिटी को खत्म करना, ये सब चीजें बेसिक कंसेप्ट में आती हैं। अभी एक बात थोड़ी देर पहले और आई थी कि हम अपने अधिकारों को तो याद रखते हैं और दायित्वों को, कर्तव्यों को भूल जाते हैं। तो हमारे लॉ में थ्योरी है, लॉ क्या नाम इसका, राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटेड टू ईच अदर। अधिकार और कर्तव्य जो है वो एक दूसरे के सहवर्ती माने जाते हैं, साथ साथ चलते हैं। अगर आपके पास कोई अधिकार है तो ऐसा नहीं होगा कि आपके पास कर्तव्य नहीं होगा। अगर आपका राइट है कि आप अपने मम्मी पापा से स्कूल की फीस, बुक्स का खर्चा, आना जाना, पॉकेट मनी ये सब लेंगे, तो वो भी आपसे क्या कहेंगे? नंबर आने चाहिए अच्छे। आपकी भी ड्यूटी है कि आप उनका कहना माने, आप उनकी बातों के अनुसार से चले, पढ़े, नंबर अच्छे लाए। तो आपका राइट है पढ़ना, उनका राइट है आपकी परवरिश करना। इसी तरीके से उनकी ड्यूटी परवरिश करना है तो आपकी ड्यूटी अच्छे नंबर लाना। तो ये हर जगह चलता है। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल राइट्स का भी चैप्टर है और फंडामेंटल ड्यूटीज का भी चैप्टर है। आर्टिकल 51A में हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, पूरा इररिलेवेंट हो जाएगा आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो जो हम मानवाधिकारों की बात करते हैं, तो मानवाधिकारों में हमारे पास चाहे वो UDHR हो, चाहे हमारा भारत का संविधान हो, हर जगह चीख कर हर प्रावधान, हमारी प्रियम्बल, डिग्निटी सब जगह यूज किया गया है। अगर आप प्रियम्बल, UDHR और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी समानताएं हैं। आप UDHR पढ़िए, बहुत ज्यादा बड़ा मटेरियल नहीं है उस पर, केवल 30 आर्टिकल है। आर्टिकल मतलब आप पैराग्राफ कह सकते हैं, सेक्शंस कह सकते हैं।
जब उसकी शुरुआत होती है तो वहां पर शुरुआत क्या है, वी द पीपल, हम लोग से शुरुआत हो रही है उसकी। इसी तरीके से जो हमारा संविधान है उसमें जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, सब लोगों ने सुनी होगी, पढ़ी होगी, तो उसकी भी शुरुआत होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। प्रियम्बल में यही पढ़ा जाता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a, ठीक है, sovereign, socialist, secular, democratic republic, ये सब चीजें। तो वहां पर आगे आता है लिबर्टी। तो प्रियम्बल क्या चीज है? प्रियम्बल पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक मिरर है, एक इंडेक्स है कि आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें आगे जाकर इनकॉर्पोरेट होने वाली। फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ये सब प्रियम्बल से ली गई। जस्टिस, इक्वलिटी, ये सब प्रियम्बल के अंदर मेंशन है, और तभी जाकर ये लोग ये चीजें फंडामेंटल राइट्स में भी रखी गई हैं। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू रिलीजन, आपके पास अपने चॉइस के अकॉर्डिंग धर्म मानने का अधिकार है। आप अगर धर्म बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, एक बार बदलने के बाद दोबारा बदलना चाहे तब भी बदल सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये सब राइट्स आपको कहां से मिले? हमारे संविधान से, ठीक। और वहां पर भी है, मानवाधिकारों में भी ये चीजें शामिल की गई। अब जब यूडीएचआर बना, मैं थोड़ा सा उस चीज पर आऊं, तो जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो उस दौरान भारत के कई प्रतिनिधि यूडीएचआर की फ्रेमिंग के दौरान, जैसे मैंने भी नाम लिया विजय लक्ष्मी पंडित का, तो उन्होंने लगभग 1 साल तक यूएसए का दौरा किया और वहां के जितने एक्टिविस्ट थे, जितने लोग इस चीज में पार्टिसिपेट करते थे, उन लोगों से डिस्कशन किया एक एक पॉइंट पर लेकर कि क्या चीज होनी चाहिए और क्या चीज नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या मेडिकल केयर का राइट हम लोगों को मिलना चाहिए या नहीं, कि अगर हम बीमार हो तो सरकार हमारा इलाज करे, ऐसा राइट यूडीएचआर में रखने की अनुशंसा की गई, राइट टू मेडिकल केयर। लेकिन आप ताज्जुब मानेंगे कि उसका विरोध किया गया कि हमें मेडिकल केयर बाद में चाहिए, उससे पहले हमको क्या चाहिए? राइट टू हेल्थ। क्या अंतर है दोनों में? जैसा आपने स्लोगन सुना होगा, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। क्या चीज बेटर है आप लोगों के अकॉर्डिंग? कि आप बीमार ही ना पड़े, या बीमार पड़े तो सरकार आपका फ्री में इलाज करवाए? बीमार ही ना पड़े। हम ऐसे प्रिकॉशंस लेके चले कि हम बीमार ही ना पड़े, हमें मेडिकल केयर की जरूरत ही ना पड़े, वो सिर्फ इमरजेंसी के लिए होना चाहिए। यही बात वहां पर रखी गई, तो उन्होंने इस चीज को माना और उस चीज को चेंज किया, और वहां पर राइट टू हेल्थ को इंक्लूड किया गया एज ए ह्यूमन राइट। अब राइट टू हेल्थ में क्या क्या चीजें आती है? राइट टू हेल्थ में एनवायरनमेंट भी आएगा। आप लोग आजकल देख रहे होंगे कि सरकार पेट्रोल और डीजल से बड़ा परेशान है, व्हीकल्स पे बैन लगा रही है, कह रहे हैं कि आप अदर सोर्सेज पर आइए, सीएनजी की व्हीकल, ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी वाले। इसके बाद हो सकता है सरकार सोलर पर काम करे। पीछे मैं नितिन गडकरी जी जो हमारे परिवहन मंत्री हैं उनका एक बयान सुन रहा था, तो उन्होंने कहा हमारे पास और भी विकल्प उपलब्ध है, हम हाइड्रोजन फ्यूल पर भी जा सकते हैं। तो उनको क्या चाहिए? पॉल्यूशन ना हो। तो पॉल्यूशन से क्या ह्यूमन राइट का कोई कनेक्शन है? बहुत गहरा संबंध। अगर आप पॉल्यूशन करेंगे तो क्या आपकी हेल्थ सिक्योर हो पाएगी? अभी लेटेस्ट में लास्ट मंथ ही दिल्ली में लॉकडाउन जैसा लगाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली को फिलहाल कुछ दिन के लिए बंद कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया। जो हमारा एक इंडेक्स है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI, वो एक्सट्रीम लेवल पर था, वर्ल्ड में टॉप वर्स्ट आप कह सकते हैं। तो उन्होंने उसको बंद कर दिया। क्या कह दिया कि कोई भी घर से बाहर ना निकले, घरों से ही काम किया जाए, स्कूल बंद कर दिए जाए, और सिर्फ सीएनजी और ईवी इस तरह के व्हीकल्स को अलाउ कर दिया जाए, क्योंकि वो पोल्यूशन नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट में केस आया कि क्या पब्लिक, अब आप देखते हैं पब्लिक प्लेस पर आप स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं, बैन है। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने, एक केस था मुरली एस देवड़ा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो उसमें उन्होंने कहा कि सिगरेट तो कोई पी रहा है,
और उसके धुएं से नुकसान दूसरे को हो रहा है। तो ये भी क्या है, आपके राइट टू हेल्थ का वायलेशन हो। तो उन्होंने कहा कि पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग को बैन कर दिया। लेकिन हम कितने लोग देखते हैं कि पब्लिक प्लेस पर, बस में, ट्रेन में लोग सिगरेट पी रहे हैं और हम क्या करते हैं, अपनी सीट बदल लेंगे या उससे कहने की हिम्मत भी नहीं करेंगे, भैया सिगरेट को आप बुझा दीजिए, आप बस में सिगरेट नहीं पी सकते। क्यों? कहीं लड़ाई ना हो जाए, मुझे क्या जरूरत पड़ी है कहने की, बस में तो और भी बहुत सारे पैसेंजर हैं, इनमें से तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो ये क्या है? ये लैक ऑफ अवेयरनेस नहीं है, पता तो है हमको कि ये सिगरेट नहीं पी सकता है, लेकिन अंदर से वो फीलिंग नहीं आती है कि हम उसको रोक पाए। जो मैंने शुरू में बताया ना, कॉम्प्रोमाइज करने की एक स्टेज के में आदत हो चुकी है, हम हर चीज से कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। लाइट चली गई, कोई बात नहीं, घर में इन्वर्टर लगा देंगे। लाइट का कट बहुत ज्यादा बढ़ गया, कोई बात नहीं, दो बैटरी वाला लगा लेंगे, क्या दिक्कत है? जनरेटर भी ले लेंगे। क्या आपको पता है कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां अगर 2 मिनट के लिए लाइट चली जाए तो नेशनल इमरजेंसी जैसे हालात क्रिएट हो जाते हैं। हमारी दुनिया में ऐसा भी देश है जहां करेंसी ही नहीं, सब कुछ ऑनलाइन चलता है। आपको टिकट नहीं लेना है, आपको कोई पैसे नहीं देने हैं, सिर्फ आपके पास एक यूनिक कार्ड होता है और वही आप बस वाले को दिखाएंगे तो उसमें से पैसा कट जाएगा, उसी में से टोल कट जाएगा, उसी से आप शॉपिंग कर लेंगे, हर चीज में वही चलेगा, करेंसी ही नहीं। तो ये भी तो एक अवेयरनेस है और अवेयरनेस के प्रति हमारा डेडिकेशन है कि हम उसको फॉलो कर पाए। लेकिन ये चीजें बहुत बड़ी लार्ज स्केल पर पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। इंडिया पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत बड़ा देश है, ये छोटी जगह पर चीजें हो पाती हैं। हमारे यहाँ बहुत टाइम लगेगा और हम इसको जीरो तो नहीं कर सकते, खैर अच्छे लेवल पर बढ़ा सकते हैं, केवल इतना तो है। तो यहाँ पर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि हमें, मैं थोड़ा सा इसके ओरिजिन पर जाऊं, ह्यूमन राइट्स की जरूरत क्यों पड़ी? 1948 में यूडीएचआर को क्यों बनाया गया? इससे पहले आप लोग जानते हैं, बहुत ज्यादा हिस्ट्री में तो नहीं जाऊंगा। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई, वर्ल्ड वॉर सेकंड हुई, तो लोगों के साथ जो ट्रीटमेंट किया गया वो बताने, सुनने और देखने लायक नहीं। That was really shocking, inhuman treatment. उसके बाद ही जब यूएन बना, इससे पहले हमारे पास लीग ऑफ नेशंस था, तो जब यूएन बना तो उन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट्स सबसे बड़ा टॉपिक रहेगा, हमें सबसे पहले इस पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने मानव होने का ही अगर गौरवान्वित नहीं अपने आप को महसूस कर पाएगा तो वो आपकी जो सोच है, आपकी जो इंस्पिरेशन है, वो किन चीजों से आती है? अगर आपके पास डिग्निटी हो, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है वो किस चीज से आता है? जब आप लोगों को लगे कि सामने वाला पर्सन मुझे रिकॉग्नाइज कर रहा है। लेकिन अगर आपका मैं डिग्निटी ही बिल्कुल छीन लूं और आपकी जो लाइफ हो जाए वो इनह्यूमन जैसी हो जाए, तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से ये चीजें जो है वो धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। तो वहां से उस ट्रीटमेंट को, जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट था, उसको खत्म करने के लिए एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन करी गई कि पूरी दुनिया में ये चीज होनी चाहिए कि हमारे पास एक ऐसा परफॉर्मा हो जो एक आइडिया के रूप में काम करे। जरूरी नहीं है कि हर देश इसको जू का तू एडॉप्ट कर ले, नहीं, हम आपको सिर्फ एक सैंपल बना रहे हैं कि इस तरीके से चीजें होनी चाहिए। अब अपने सिनेरियो के अकॉर्डिंग, अपनी सर्कमस्टांसेस, जो भी आपकी कंट्री के अकॉर्डिंग ठीक बैठती हो, उसके अकॉर्डिंग आपको ये बनाना है, ये बाउंड कर दिया गया। तो धीरे धीरे सभी देशों ने ह्यूमन राइट्स के लिए कानून बनाए, भारत ने बनाए, लेकिन भारत ने देखिए कब बनाए? 1993 में। हमारे यहाँ जो ह्यूमन राइट्स एक्ट इनकॉर्पोरेट हुआ वो हुआ 1993 में। तो 1993 तक क्या था? क्या 1993 तक हमारे देश में मानवाधिकार नहीं थे? क्योंकि यूडीएचआर तो यूनाइटेड नेशन अडॉप्ट कर चुका था और यूनाइटेड नेशंस के जो कंट्रीज पार्टिसिपेंट्स थे, जिसमें इंडिया भी था, अमेरिका भी था, चाइना भी था, बहुत सारे देश थे, तो उन सब लोगों ने इसको फॉलो किया। लेकिन उसके बाद अपने भारत के लिए एक अलग से एक्ट बना दिया गया, मानवाधिकार अधिनियम 1993।
यहाँ पर नहीं आप कर लीजिए डॉक्टर साहब, आप रेगुलर रखिए, हम बाइट कर लेंगे। जी जी तो अलग अलग जगह से, अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग रिलीजियस थॉट से, चाहे वो हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो, सभी जगह से ह्यूमन राइट्स के कंसेप्ट को एडॉप्ट किया गया। चाहे उसमें फ्रीडम फ्रॉम वायलेंस हो, जिसे हम अहिंसा बोलते हैं, फ्रीडम फॉर वांट हो, किसी भी चीज के लिए हमें इच्छा है, शिक्षा के लिए, फूड, शेल्टर, होम, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, ये सब क्या बेसिक चीजें, ये सबको मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में कह दिया है। क्या आप सोचते हैं कि अगर सड़क पे किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो क्या उसका इलाज नहीं होगा? उसके लिए परमिशन कौन देगा? वो तो बेहोश है, उसके सिर से खून बह रहा है, आप देखेंगे और चले जाएंगे? तो क्या उसको मरने के लिए छोड़ दिया जाए? नहीं हो सकता ना ऐसा। तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या है? तुरंत उसको इलाज मिलना चाहिए, नियरेस्ट, एज सून एज पॉसिबल, जितना अच्छा हो सके। खर्चे की कोई ये बात नहीं होनी चाहिए कि इसके ऑपरेशन में बहुत पैसा लगेगा, ये पैसा कौन देगा, इसे पहले होश में आने दो, ये परमिशन दे, चेक काट के दे तो इसका इलाज करें, तब तक तो मर जाएगा। ठीक है ना? तो ये भी हमारा क्या है, हमारा राइट हो गया, ह्यूमन राइट है, बीइंग ह्यूमन। लेकिन ह्यूमन बीइंग में और बीइंग ह्यूमन में बहुत बड़ा अंतर है। हम लोग ह्यूमन के रूप में जन्म लिया हमने, इसलिए हम ह्यूमन बीइंग है। लेकिन बीइंग ह्यूमन यानी कि आप इंसान को भी कहते हैं कि बिल्कुल जानवर जैसा है। क्यों कहते हैं? उसके बिहेवियर की वजह से, उसके एक्ट की वजह से, उसके वर्ड्स की वजह से। कहते हैं ना, जानवरों जैसा सलूक व्यवहार करना। तो जानवर और इंसान में क्या अंतर हुआ? उसका एक्ट, उसका बिहेवियर, वो किस तरीके से चीजों को पर रिएक्ट करता है, उससे डिपेंड करता है। तो ह्यूमन के रूप में जन्म लेना कुछ बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस है कि आपको ह्यूमन राइट्स के बारे में अवेयरनेस हो, आप उन राइट्स को फॉलो करें, अपने राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए हमेशा हमेशा तत्पर रहें। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है लाइफ के अंदर किसी भी चीज को लेकर। जहां पर आप सही हैं तो आपको अपनी आवाज उठानी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत चीजों के लिए भी डिमांड करें कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। पापा से एक्टिवा लेने के लिए कहा था, कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, सर ने कहा था कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करना, पढ़ाई तभी होगी जब एक्टिवा आ जाएगा, है ना? ऐसा नहीं करना है। जो चीजें आपकी सही हैं, चाहे वो घर परिवार में हो, चाहे समाज में हो, हर जगह आपको अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी चाहिए। इसी पर मैं एक शपथ का भी कार्यक्रम चलता है सरकार की तरफ से। आप चाहें तो mygov.in पर जाकर, एक वेबसाइट है गवर्नमेंट की, mygov, गवर्नमेंट का शॉर्ट फॉर्म है, उस पर NHRC के आप लिंक पर जाइए और वहां पर एक प्लेज के लिए एक परफॉर्मा दिया हुआ है। आप चाहें तो उस प्लेज को, बल्कि चाहें कि मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग उस पर आज अपनी प्लेज दीजिए और उस पर आपको सर्टिफिकेट भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा और उस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कीजिए। तो मैं यहाँ पर ये इनिशिएट करना चाहूंगा अपनी तरफ से, सभी से गुजारिश करूंगा कि सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और मैं जो जो बोलूं आप मेरे साथ को प्लेज दीजिए ह्यूमन राइट्स के। आप प्लेज भी कर सकते हैं, पीछे बढ़ा। अरे प्रिंसिपल साहब करके लगाओ।